आपका जो ख्याल आपके मन में एक स्थिर चट्टान की तरह बैठा रहता है, वही आपकी तकदीर को बनाता है। If you can see it here and you have the courage enough to speak it, it will happen. अगर आप हर समय अपने बीते हुए कल के बारे में सोचते रहते हो, तो आपका आने वाला कल भी आपके अतीत को ही दोहराएगा। If you have a good reason, all your thoughts and beliefs and everything that you want in this material world will come through. आपकी लाइफ पूरी तरह से आपके हाथ में है। ये मैटर नहीं करता कि आप कहां से आ रहे हो, आपके साथ क्या हुआ है। अगर आप अपने अंदर मौजूद इस एक शक्ति को इस्तेमाल करना सीख गए, तो अगले कुछ साल क्या, महीने क्या, हफ्ते क्या, आप अगले कुछ दिनों में ही ये देखोगे कि किस तरीके से आपकी लाइफ एक दूसरी दिशा लेना शुरू कर चुकी है। और आपके अंदर मौजूद ये शक्ति है आपकी इमेजिनेशन, यानी आप अपने मन में किन चीजों की कल्पना कर सकते हो, आप कितने बड़े सपने देख सकते हो, और फिर उन सपनों में इस हद तक विश्वास कर सकते हो जैसे वो सपने हकीकत हों। अपनी इमेजिनेशन को यूज करके अपने सपनों को हकीकत में बदलने के इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं पहले क्रिंज करता था इस तरह की बात को सुन के कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे हमारे ख्याल हमारी रियलिटी को बदल सकते हैं। ये बात तो एकदम अनसाइंटिफिक साउंड करती है। मतलब अगर एक लड़का पूरे दिन ये सपने देख रहा है कि जानवी कपूर उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए या फिर कल ही उसकी 100 करोड़ की लॉटरी लग जाए, तो ऐसा थोड़ी होगा। फिर क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना फेमस है, क्यों हर अगला एथलीट, सेलिब्रिटी या फिर सक्सेसफुल इंसान इस कॉन्सेप्ट को अपनी सक्सेस की वजह बता रहा होता है? How does visualization help with that? It is everything for me. On the law of attraction. I use a lot of law of attraction. If you want to understand the secrets of the universe, you must think in terms of frequency, vibration and energy. ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की समझ ही गलत है। यानी बस गोल्स बनाना या फिर दिन में कुछ बार पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचना लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को एकदम सिंप्लीफाई करके ये समझते हैं कि किस तरह से जो भी हम सोच रहे होते हैं, उससे हमारे दिमाग, हमारे शरीर, हमारे इमोशंस और हमारी एनर्जीज में क्या बदलाव आता है, और कैसे हम इस बदलाव को यूज कर सकते हैं पैसा, हेल्थ और अच्छे रिलेशनशिप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। चैप्टर नंबर 1, हाउ थॉट्स अफेक्ट द ब्रेन। हमारी लाइफ में आने वाला हर बड़ा बदलाव हमारे किसी ख्याल से ही शुरू होता है। पूरे दिन में हमारे दिमाग में लगभग 60 से 70 हजार ख्याल आते हैं, जिनमें से 90% ख्याल वही होते हैं जो हमने पिछले दिन सोचे थे। और इस वजह से हम मोस्टली सेम कामों को ही रिपीट कर रहे होते हैं। हम सेम तरह से अपने कॉफी या फिर चाय के कप को पकड़ते हैं, हम सेम कुर्सी पर बैठते हैं, सेम रास्ते से अपने काम या फिर पढ़ाई के लिए निकल जाते हैं, उन्हीं सेम लोगों से मिलते हैं जो हमारे सेम इमोशनल बटन्स को पुश करते हैं। हम घर आते हैं, अपने फेवरेट टीवी शोज को देखते हैं, अपना फेवरेट खाना खाते हैं, और फिर डिनर करने के बाद हम तैयार हो जाते हैं अगले दिन इस पूरे प्रोसेस को रिपीट करने के लिए। अगर आप ये ऑब्जर्व करो तो आपके सेम ख्याल आपको सेम तरह की चीजें फील करा रहे हैं, आपको सेम तरह की चॉइसेस लेने पर मजबूर कर रहे हैं, आपको सेम तरह की सिचुएशंस में बार बार अटका रहे हैं, और एक ऐसी रियलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपके फेवर में ही काम नहीं करती है। ऑल्दो डीप इनसाइड में भी आप ये विश करते हो कि आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आए, बट आप सेम बटन को बार बार दबा के कोई नया रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और इस समय पर आप यही गलती कर रहे हो। आप अपनी रियलिटी को बदलने की कोशिश कर रहे हो बिना अपनी पर्सनैलिटी को बदले। आप अपने दिमाग में वही सेम न्यूरॉन्स को बार बार एक्टिवेट कर रहे हो, जबकि अपनी लाइफ में कोई भी नई चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए आपके दिमाग में लिटरली एक फिजिकल चेंज के होने की जरूरत है। जैसे जब भी हम कोई नई चीज को सीखते हैं, तब हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स आपस में नए कनेक्शंस बनाते हैं, और जितनी बार हम उस नई सीखी हुई चीज को रिपीट करते हैं, बार बार उसके बारे में सोचते हैं, उतना ज्यादा ये नए कनेक्शंस और ज्यादा पक्के होते जाते हैं। जब भी हमारे दिमाग में इस तरह के बदलाव आते हैं, तब हमारे दिमाग में कई केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स, जैसे सेरोटोनिन या फिर डोपामीन। जितनी बार आप सेम ख्यालों के बारे में सोचते हो, उतनी बार आप अपनी बॉडी में सेम केमिकल्स प्रोड्यूस करते हो और खुद को ट्रेन करते हो सेम तरह से सोचने और फील करने के लिए। हाउएवर, जब भी आप किसी नए ख्याल को सोचते हो जिसे सोचने की आपको आदत नहीं है, तब इस नए ख्याल को सपोर्ट करने के लिए आपके दिमाग में करोड़ों न्यूरॉन्स साथ में एक्टिवेट होते हैं, और वो एक एडिशनल केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं जो होता है बेसिकली एक प्रोटीन। ये प्रोटीन आपके सेल में घुस के आपके न्यूक्लियस पर लैंड करता है, और वहां पे मौजूद डीएनए में जरूरत के मुताबिक कई जीन्स को ऑन या फिर ऑफ करता है। वेट, सोचो इस बारे में क्या मैंने अभी बोला है। आपके जीन्स ऑन या फिर ऑफ हो सकते हैं बेस्ड ऑन योर थॉट्स। थोड़े दिनों पहले मैंने एक रील भी डाली थी जिसमें मैंने बेसिकली ये बात की थी कि कैसे आप अपनी जेनेटिक पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हो। वो रील वायरल भी हुई थी क्योंकि मैंने उसमें शुरू में ये हुक बोला था कि आप अगली इसलिए लगते हो बिकॉज आप अपनी जेनेटिक पोटेंशियल तक नहीं पहुंचे हो। और उसमें एक कॉमन क्वेश्चन ये था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है।
कि हमारे कई जीन्स अभी लॉक्ड हैं, कई जीन्स हमारे सो रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। बट वहां पर मैं बेसिकली ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा था कि आपके 100% जीन्स इस समय पर एक्टिवेटेड नहीं है बिकॉज आप अभी एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके अंदर कई ऐसे जीन्स हैं जो कोई बीमारी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं हो जहां पर वो बीमारी बढ़ सके तो आपको वो बीमारी नहीं होगी। लेकिन इस समय पर आपके शरीर में ऐसे बहुत से जीन्स हैं जो आपको ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा मोटिवेटेड, ज्यादा होपफुल, ज्यादा हैप्पी और बेसिकली एक विनर बना सकते हैं। बट अगर आप अपने लिमिटेड एनवायरनमेंट में ही बैठे रहते हो, कोई भी नए थॉट्स को, नए आइडियाज को एंटरटेन नहीं करते हो और आप सेम तरह के इमोशंस को रोज फील करते हो, तो आप अपनी पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हो। और जीन्स के बारे में हम और ज्यादा अगले चैप्टर में बात करेंगे, बट इस चीज के बारे में सोचो कि एक नई तरह की सोच कितनी ज्यादा पावरफुल होती है। यहां तक कि नोबेल प्राइज विनर एरिक कैंडल ने अपनी कई स्टडीज में देखा है कि जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं और हमारे दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, तब जब भी हम इस नई सीखी हुई चीज को बार बार परफॉर्म नहीं करते, बार बार इस चीज के बारे में सोचते नहीं है, तब हमारे ये नए न्यूरल कनेक्शंस अगले 3 हफ्ते में ही गायब हो जाते हैं। जो भी हमने सीखा था वो हम भूल जाते हैं। यानी अगर आपने किसी से सुना है कि पॉजिटिव बातें बोला करो, अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचा करो, मंत्र का जाप किया करो, हनुमान चालीसा पढ़ा करो, भगवत गीता पढ़ा करो, या फिर जो भी आपके रिलीजन में होली स्क्रिप्चर है वो पढ़ो, और आप 4 दिन पढ़ के 4 दिन इस नई हैबिट को परफॉर्म करके ये बोल देते हो कि यार ये चीज तो काम ही नहीं करी, उसका रीजन ये है कि इतने सालों से आप एक सर्टेन हैबिट को, सर्टेन बिलीफ को, सर्टेन थॉट्स को ट्रेन करे जा रहे हो और वो आपके दिमाग में इतने मोटे न्यूरल कनेक्शंस बनाकर बैठ गया है कि जब भी आप कोई नई चीज करने की कोशिश करते हो आप उसमें फेल हो जाते हो। इसी तरह से लोग क्लोज माइंडेड बन जाते हैं और वो कुछ भी नया नहीं कर पाते हैं। जैसे जब भी एक बच्चा सेम गलती बार बार कर रहा होता है, तब उसके पेरेंट्स या फिर टीचर क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि ये तो मोटी बुद्धि है, ये सेम गलती बार बार करता है, कोई भी नई चीज इजीली सीख नहीं पाता। मोटी बुद्धि होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि आपके दिमाग में कई न्यूरल कनेक्शंस इतने मोटे हो गए, इतने टाइटली वो पैक्ड हैं कि आप कुछ भी नया सीख ही नहीं पा रहे हो। इसको बोलते हैं न्यूरो रिजिडिटी, यानी थिंकिंग इनसाइड द बॉक्स। और आप खुद से क्वेश्चन करो कि अगर आप अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो क्या वो एक बॉक्स में बंद रह के पॉसिबल होगा? नहीं। यू नीड टू चेंज योर थॉट्स। जो भी आप सोचते हो कि मैं ऐसा हूं, मुझे यही चीज करनी चाहिए, यही करियर पैथ है, इसी रास्ते से पैसा आना चाहिए, यही काम चलेगा, नो। क्वेश्चन एवरीथिंग, ओपन फॉर पॉसिबिलिटीज। सिर्फ एक रास्ता नहीं होता अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, बहुत सारे रास्ते होते हैं। लेकिन सिर्फ ख्याल अपनी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए काफी नहीं होता। अगर आप मैनिफेस्टेशन को फुल पावर में यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने इमोशंस का भी सपोर्ट चाहिए। चैप्टर नंबर 2, द रोल ऑफ इमोशंस। 1981 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई जिसमें कई बूढ़े लोगों को लिया गया और उन्हें बोला गया कि वो ऐसा प्रिटेंड करें जैसे वो वापस से 20 साल के हैं। उन्हें पुराने गाने सुनाए गए, उन्हें ये बोला गया कि आप अपनी सारी टेंशन को भूलकर बस एक दूसरे के साथ खेलो, और उन्हें ऐसा फील कराया गया जैसे उनका शरीर उतना ही लचीला और उतना ही हेल्दी है जितना वो 50 साल पहले था। और बस 5 दिनों के अंदर ही ये देखा गया कि उनकी हाइट बढ़ गई बिकॉज उनका पोस्चर बेटर था, उनकी फिंगर्स की लेंथ बढ़ गई, उनका जो आर्थराइटिस यानी जॉइंट वगैरह का पेन था वो कम हो गया, उनकी आईसाइट इंप्रूव हो गई, उनकी हियरिंग इंप्रूव हो गई, और अपने 70s और 80s में होने के बावजूद जो उनके इंटेलिजेंस और मेमोरी के स्कोर्स थे उसमें 63% का इंक्रीज आया। बट ये हुआ कैसे, और कैसे हमारे इमोशन से रिलेटेड होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से? आप अपनी बॉडी को एक लाइब्रेरी की तरह इमेजिन कर सकते हो जिसमें मौजूद हर जीन एक किताब की तरह होता है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। जैसे मेरे पीछे अभी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मैं सेम टाइम पर इन सारी किताबों को रीड नहीं कर सकता। जब भी मेरे पास कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती है तब मैं ढूंढता हूं कि कौन सी बुक उस प्रॉब्लम को उस समय पर सॉल्व कर सकती है। और बिल्कुल ऐसे ही जब भी हम एक सर्टेन एनवायरनमेंट में होते हैं, किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी देखती है कि मैं किस जीन को एक्टिवेट करूं, किस जीन का यूज नहीं, और मैं वापस से उसे शेल्फ में लगा दूं और उसे ऑफ कर दूं। आप अपने बचपन को इमेजिन करो और जो भी आपके साथ कोई बहुत स्पेसिफिक अच्छा इंसिडेंट हुआ था या फिर कोई बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था उसको अपने दिमाग में वापस लाओ और खुद से एक क्वेश्चन करो कि उस स्पेसिफिक सिचुएशन से डील करने के लिए आपकी बॉडी ने किस तरह के जीन्स को ऑन या फिर ऑफ करा होगा। लेट्स से अगर आप में शुरू से ही बहुत ज्यादा पोटेंशियल है लेकिन आपका एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अनस्टेबल था, आपके पेरेंट्स के बीच में हमेशा लड़ाई हो रही होती थी, या फिर वो आपको ऐसा फील कराते थे जैसे आप काफी डम हो, आप में इंटेलिजेंस नहीं, आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तो पक्का आपने ऐसा फील करा होगा कि आप बहुत छोटे, बहुत यूजलेस हो, आप किसी काम के नहीं हो। और इस फीलिंग ने आपकी बॉडी को सिग्नल करा होगा कि आपके अंदर जो भी अच्छे जीन्स हैं उन्हें ऑफ कर दिया जाए। जैसे हनुमान जी के साथ भी यही चीज होती है कि वो उड़ते हुए सूरज की तरफ जाते हैं और वो सूरज को एक फल समझकर निकल जाते हैं। तो लोग सोचते हैं कि इस बच्चे में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा इसमें शक्तियां हैं,
लेकिन ये अभी उतना वाइज नहीं है कि ये अपनी पावर्स को हैंडल कर पाए। तो वो क्या करते हैं, वो हनुमान जी की शक्तियों को लॉक कर देते हैं, और वो शक्तियां तब तक लॉक्ड रहती हैं जब तक हनुमान जी उतने वाइज, उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं बन जाते कि वो अपनी इतनी इमेंस पावर्स को हैंडल कर पाए। और यही सेम चीज हमारे साथ होती है। सोचो, अगर आपके पेरेंट्स आपके बचपन में ये देख रहे हैं कि आप किसी के पास भी चले जाते हो, आप एकदम कॉन्फिडेंट होकर किसी को भी कुछ भी बोल देते हो, आप रैंडमली किसी भी चीज को उठाकर एकदम क्यूरियोसिटी के साथ उसको देखते हो कि ये क्या है, तो पेरेंट्स भी डर जाते हैं कि यार ये तो इतना खुला हुआ है कि ये कुछ भी कर रहा है, तो या तो ये खुद को चोट पहुंचा लेगा या फिर ये कोई भारी नुकसान कर देगा। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स एक बच्चे को लिमिट कर देते हैं कि तुझे बस इतना ही सोचना है, इतना ही करना है, इतना ही बोलना है, इतनी सी जगह में ही रहना है। और ट्रेजेडी ये है कि कभी भी पेरेंट्स एक बच्चे के बड़े होने के बाद भी उसे याद नहीं दिलाते कि हमने तेरी पोटेंशियल को दबाया था। और तभी एज एन एडल्ट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम वापस से अपने अंदर जाएं, अपनी पोटेंशियल को डिस्कवर करें और उसे अनलॉक करें। साइंस में इसे बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स का लिटरल मतलब होता है अबव द जीन्स, यानी हम एक जीन को सेल के बाहर से आने वाले किसी भी सिग्नल से, किसी भी मैसेज से एक्टिवेट करके बता सकते हैं कि इस तरह से एक्ट कर। जो भी हमारे एनवायरनमेंट में चल रहा है, जो भी हम इमोशन फील कर रहे हैं, उससे हम अपने जीन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। वो हमारी पोटेंशियल को बताता है कि कितना पोटेंशियल लॉक्ड रहेगी, कितनी पोटेंशियल अनलॉक हो सकती है। जितने इंटेंस आपके इमोशंस होते हैं, उतना ही तेजी से आपके अंदर ये जेनेटिक चेंजेस होते हैं। और इसका मतलब ये भी है कि हमें अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बदलने का वेट करने की जरूरत नहीं है। हम अपने जीन्स को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं जस्ट बाय फीलिंग द राइट काइंड ऑफ इमोशंस। अगर हम ये फील कर पाए कि हम राइट एनवायरनमेंट में हैं, तो हम ये सोचना भी बंद कर देते हैं, हमें ये टेंशन ही नहीं होती कि हम वहां पर पहुंचेंगे कैसे। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपका ये सपना है कि मुझे न्यूयॉर्क जाना है, मुझे क्रिसमस के टाइम पर न्यूयॉर्क जाना है, मुझे देखने की वहां पर कैसे सेलिब्रेशन होती है, मैं मूवीज में देखता आया हूं, तो आपका ये ड्रीम है, तो आप क्या करोगे? अगर आप अपनी आंखें बंद करके बस इस चीज को विजुलाइज करो, इस चीज को एक्सपीरियंस करो कि आप ऑलरेडी न्यूयॉर्क में हो, तो क्या हो रहा होगा? आप सुन रहे हो कि लोगों के जूतों की फुटस्टेप्स की आवाज है, ठंडी ठंडी हवा को आप अपने फेस पर आते हुए फील कर पा रहे हो। आप देख रहे हो कि हर जगह क्रिसमस की डेकोरेशन हुई पड़ी है, और जैसे मूवीज में देखते हैं कि जो टाइम स्क्वायर है वहां पर इतने बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, हर जगह कोई ना कोई ब्रांड का बैनर है। अगर आप इस चीज को फील कर पाते हो, तो आप उसी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से पूरी दुनिया को देखना स्टार्ट कर देते हो, और आप बेसिकली खुद के दिल को ओपन करके वहां पर ये बीज बो देते हो कि दिस इज व्हाट आई एम। मैं ऑलरेडी उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पे हूं, मैं ऑलरेडी उसके लेवल पर हूं, मेरे और उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। होता क्या है, जब आप उसी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से सोच रहे होते हो कि मैं ऑलरेडी उस जगह पे हूं, आपके पास सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आने लग जाते हैं जिससे आप वहां तक पहुंच पाओ। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को न्यूयॉर्क जाना है तो उसके लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे, बस यही सॉल्यूशन है, नहीं, ये नहीं सोचना हमने। अगर आप ये सोच रहे हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये होगा कि आप ऑलरेडी उस जगह से सोच रहे हो और आप ओपन हो कि किसी भी तरह से वो पॉसिबिलिटी आ सकती है। आपका कोई रिलेटिव में भी न्यूयॉर्क जा रहा हो, मे बी आपकी स्कॉलरशिप लग जाए, मे बी कुछ भी हो सकता है। अगर आप ओपन हो फॉर ऑल द पॉसिबिलिटीज, और आप बस ये नहीं कह रहे हो, आपका लॉजिकल माइंड ये नहीं कह रहा कि बस यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, तब होता है वो। चैप्टर नंबर 3, हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। नाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है और जो भी अभी तक हमने सीखा उसको अप्लाई कैसे करें। सबसे पहले अगर हम एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव लें तो उपनिषद में बताया गया है कि ओम परम सच है, मतलब इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। जो भी चीज हमें दुनिया में दिखती है, जो हम हैं, जो हमारे ख्याल है, जो मटेरियल दुनिया है, जो स्पिरिचुअल दुनिया है, हर चीज ओम के अंदर ही आती है, हर चीज ओम है। तो जब भी हम ओम के बारे में बात कर रहे होते हैं, अ उ और फिर साइलेंस, यानी AUM देन साइलेंस, हम बेसिकली 4 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। अ का मतलब होता है वेकिंग कॉन्शियसनेस, उ का मतलब होता है इमेजिनेटिव या फिर ड्रीमिंग कॉन्शियसनेस, का मतलब होता है ड्रीमलेस स्लीप या फिर ईगोलेसनेस। और जब भी हम इन तीनों स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस को मिला देते हैं, तब हमें मिलती है चौथी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जिसे बोलते हैं तुरिया। तुरिया एक ऐसी स्टेट है जहां पर कोई डिफरेंस नहीं है, मेरे में और ब्रह्मांड में कोई डिफरेंस नहीं है। बिकॉज अगर मैं डिफरेंसेस जो हैं ये अलग अलग स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस में, अगर मैं डिफरेंसेस हटा दूं तो जो ब्रह्मांड है, जो बाहर की इंटेलिजेंस है, वही मैं हूं। हम दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। तो पूरे योगा का जो एम होता है, उपनिषद में भी ये बताया गया है कि हमें क्या करना है, हमें तुरिया कॉन्शियसनेस में जाना है। तीनों स्टेट्स को साथ में जोड़ने का मतलब है कि अगर जैसे अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं कॉन्शियस हूँ, मतलब मेरे अंदर कोई रैंडम ख्याल नहीं है ना, मैं कॉन्शियसली अगर मैं ये चूज करूँ
कि मैं इमेजिन कर रहा हूं अपने एक अपग्रेडेड वर्जन को यहां पर बैठा हुआ। अगर मैं उसको इतना ज्यादा इंटेंसली एक्सपीरियंस कर सकूं जैसे वो ऑलमोस्ट रियल हो, मतलब एक मेरा ऐसा वर्जन जिसके और बेटर नेटवर्क्स हैं, उसकी स्किन और अच्छी है, वो और ज्यादा हेल्दी है, वो और ज्यादा पैसे कमाता है, वो और ज्यादा खुश है। अगर मैं एक ऐसे सौरभ को इमेजिन कर पा रहा हूं ऑलमोस्ट रियलिटी बनता हुआ, और ये मैं कोई अपनी ईगोइक डिजायर से इस चीज को इमेजिन नहीं कर रहा, बिकॉज ईगो बीच में आने का मतलब है कि मैं अलग हूं और दुनिया अलग है। अगर मैं ईगोलेस होकर एक बड़े कॉज के साथ इस चीज को जोड़ सकूं, वेकफुलनेस, इमेजिनेशन और ईगोलेसनेस, अगर ये तीनों चीजें साथ में जुड़ जाएंगी तो जो मैं सोचूंगा वो पक्का होगा ही होगा। बिकॉज जब भी हम जागते हुए किसी चीज को स्ट्रांगली इमेजिन करते हैं विदाउट ब्रिंगिंग आवर ईगो इनटू द पिक्चर, हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी कॉन्शियसनेस को जोड़ रहे होते हैं एनर्जी से, हम शिव को मिला रहे होते हैं शक्ति से, हम चांद को मिला रहे होते हैं सूर्य से, हम आत्मा को मिला रहे होते हैं परमात्मा से। और मे बी अगर आप डिटेल्स पर अटेंशन पे नहीं कर रहे तो आपको ये शायद लगे कि सॉर्ट डे ड्रीमिंग के बारे में बात कर रहा है, कि जागते जागते तुम सपने देखो और वो सच हो जाएंगे। नहीं, डे ड्रीमिंग में प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पर आप बस इमेजिनेटिव हो, आप बस सपने देख रहे हो, लेकिन उन सपनों में कॉन्शियसनेस की कमी है, यानी एक क्लियर इंटेंट की कमी है। जो भी आपके दिमाग में फैंटेसी आती है आप उसी को एंटरटेन करने लग जाते हो, और जस्ट बिकॉज इट इज योर फैंटेसी, वो आ रही है आपकी ईगो से, वो आपकी एक डिजायर है। हमें क्या करना है, अगर हमें किसी भी चीज को रियलिटी बनाना है, हमें अपनी डिजायर्स के बाहर निकलना है। हमें एक बड़ा पर्पस चाहिए, एक बड़ा कॉज चाहिए जिसमें पूरी दुनिया इंक्लूडेड हो, ऐसा हमारा फायदा हो जिससे हमारे फायदे से भी बाकी सबका फायदा हो जाए। अगर हम उस जगह से आ रहे हैं, अगर हम कॉन्शियस हैं और साथ में हमारी इमेजिनेशन ऑलमोस्ट रियल जितनी स्ट्रांग है, हो जाएगा। और एक सिमिलर पर्सपेक्टिव दिया गया है क्वांटम फिजिक्स में। मैंने इतनी सारी बुक्स रीड करी कि मेरे को कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी मिले कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, और एक एक्सप्लेनेशन जो मुझे पसंद आई वो थी डॉक्टर जो डिस्पेंजा की। और डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि जब भी हम एटम्स को देखते हैं, जब भी हम किसी परमाणु को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस चीज का बना हुआ है, तो हर एटम 99.99999% एनर्जी होता है और उसका बचा हुआ पार्ट इंफॉर्मेशन होता है। यानी वही सिमिलर चीज जो हमने स्पिरिचुअलिटी में सुनी है कि कॉन्शियसनेस है और एनर्जी है। तो वो बोलते हैं कि हर एटम का एक डिफरेंट एनर्जेटिक सिग्नेचर होता है, और जितना तेज एक एटम वाइब्रेट करता है उतना ही ज्यादा वो फिजिकल मैटर की तरह कम और प्योर एनर्जी की तरह ज्यादा बिहेव करता है। जैसे आप में से जिसको भी फिजिक्स में इंटरेस्ट हो तो आपने सुना होगा एक फिनोमिनन होता है जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट, कि जब भी आप एक सब एटॉमिक पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हो, जब भी आप उसको देख रहे हो, तब वो फिजिकल मैटर की तरह, रियलिटी की तरह, जैसे नॉर्मल रियलिटी होती है वैसे ही बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही आप अपनी नजर उससे हटाते हो, आप उसे ऑब्जर्व करना बंद करते हो, तब वो गायब हो जाता है और वो प्योर एनर्जी की तरह बिहेव करने लगता है। और ऐसे ही जब हम अपने इमोशंस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर्स को मेजर करते हैं, तब जिन इमोशंस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और जो इमोशंस फिजिकल पार्टिकल्स की तरह कम और एनर्जी की तरह ज्यादा बिहेव कर रहे होते हैं, वो होते हैं हमारे क्रिएटिव इमोशंस, जैसे जॉय, लव, हैप्पीनेस, इंस्पिरेशन या फिर ग्रेटिट्यूड। जब भी हम प्यार में होते हैं, जब भी हम खुश होते हैं, जब भी हम अपनी पूरी बॉडी को, अपने एक एक सेल को इस तरह के पॉजिटिव इमोशन में नहला देते हैं, तब हम एटॉमिक लेवल पर फिजिकल पार्टिकल्स की तरह कम और प्योर एनर्जी की तरह ज्यादा बिहेव करने लगते हैं। हम अपनी कॉन्शियसनेस को यूज करने लगते हैं उसको एनर्जी के साथ मर्ज करने के लिए। चैप्टर नंबर 4, हाउ टू मैनिफेस्ट एनीथिंग यू वांट। ये पार्ट मेरे पूरे एपिसोड का फेवरेट है, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो को स्किप करके डायरेक्टली यहीं पर आ रहे हो ये जानने के लिए कि ये चीज काम कैसे करती है, मैं करूं क्या एग्जैक्टली, तो वापस जाओ और पहले समझो कि दिमाग में क्या चेंजेस होते हैं, इमोशंस का क्या रोल होता है और क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। बिकॉज अगर आप उन चीजों को नहीं समझोगे तो आप इस चीज को उतना सीरियसली ही नहीं लोगे। आपको लगेगा कि हाँ ठीक है 2 दिन करोगे और आप फिर नहीं करोगे। अगर आपको कंसिस्टेंटली कुछ करना है और एक्चुअल में अपनी लाइफ को चेंज करना है, पहले वापस जाओ और हर चीज को ढंग से अपने दिमाग में उतरने दो कि अच्छा ऐसे काम करता है। सबसे पहले इस चीज को समझो दैट विजुअलाइजेशन इज मोर पावरफुल देन एनी अदर मेथड। मतलब अगर आप जर्नलिंग कर रहे हो, आप लिख रहे हो कि आई ऑलरेडी हैव दैट, मेरे पास ऑलरेडी अच्छी अच्छी चीजें हैं, मैं ऑलरेडी वहां पर हूं जहां पर मेरे को पहुंचना है, या फिर आप मिरर के आगे खड़े होकर पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल रहे हो, आप पॉजिटिव बातें कर रहे हो, वो सारी चीजें भी अच्छी हैं। बट उन चीजों में प्रॉब्लम यह है कि ये सारी चीजें करते हुए आपका लॉजिकल माइंड चालू है और आपका लॉजिकल माइंड बीच बीच में रोक के आपको बोलेगा
कि ये कैसे पॉसिबल होगा, इस प्रॉब्लम का रास्ता कैसे निकलेगा, ये सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। जब भी आपका लॉजिकल माइंड चालू है, बेसिकली आपकी ईगो भी चालू है। और ईगो हमें क्या कर रही होती है? ईगो हमें सेपरेट कर रही होती है। ईगो बता रही होती है कि मैं तो इतना लिमिटेड हूं, दुनिया इतनी बड़ी है, दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास सक्सेस है, उनके पास दिमाग है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड मेरे बिलीफ्स हैं, मेरा पास्ट इतना गंदा था, तो मैं कैसे अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकता हूं? दिस इज योर ईगो। और जब भी आपकी ईगो बोल रही होगी, तब आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे और आप इतना डिले करते जाओगे अपनी प्रोग्रेस को कि उसकी कोई हद नहीं है। इसलिए विजुअलाइजेशन ओवर एनीथिंग, जो पावर विजुअलाइजेशन में है वो दूसरे किसी भी मेथड में नहीं है। नंबर 2, डू इट क्लोज टू स्लीप। मतलब विजुअलाइज करने का भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है। या तो आप सोने से बिल्कुल पहले या फिर उठने के बिल्कुल बाद विजुअलाइज करो, बिकॉज इस समय पर हमारे दिमाग में थीटा ब्रेन वेव्स चालू होती हैं। थीटा ब्रेन वेव्स बेसिकली ब्रेन में वो स्टेट बनाती हैं जो हिप्नोसिस और रीप्रोग्रामिंग के लिए ऑप्टिमल होता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी आइडिया प्लांट करके खुद को चेंज करना चाहते हो, खुद के बिलीफ्स को बदलना चाहते हो, डू इट जस्ट बिफोर स्लीप या फिर जैसे ही आप उठते हो। इसी वजह से कभी भी सोने से पहले हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए, और जब भी हम उठ के अपना दिन शुरू करते हैं तब हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। नंबर 3, रिपीट द विजुअलाइजेशन एवरी डे एंड कंसिस्टेंटली कीप एडिंग मोर डिटेल्स। मतलब जब भी आप विजुअलाइज कर रहे हो, कंसिस्टेंटली उसमें कुछ ना कुछ और डिटेल्स ऐड करते रहो और अपना एक रूटीन बना लो कि हाँ, मुझे रोज इस समय पर उठने के जस्ट बाद और सोने से बिल्कुल पहले ये चीज तो करनी है। मतलब जब लोग सब सो रहे होंगे या फिर सोने वाले होंगे, आपका मे बी सुबह सुबह कॉलेज जाने का, स्कूल जाने का या फिर काम करने का टाइम है, शुरू में बस 10 मिनट अपनी इंटेंशन सेट करो, अपने आंखों को बंद करो और दिमाग में वापस जाओ। जो भी आप रोज एक रियलिटी क्रिएट कर रहे हो उसमें और डिटेल्स ऐड करते रहो। अगर आप खुद को इमेजिन करते हो, आपका सपना है स्टेज पर खड़े होकर हजारों लोगों के आगे स्पीच देना, आंखें बंद करो, इमेजिन करो कि हाथ में माइक कैसा फील हो रहा होगा। इमेजिन करो कि लोग आपका नाम चिल्ला रहे हैं, वो कैसा फील हो रहा होगा। आपने कौन से जूते पहने हुए हैं, आपकी बॉडी किस तरह से फील हो रही है। अगर आपका सपना है अपने पेरेंट्स को घर दिलाना, आंखें बंद करो और रोज इसी चीज को रिपीटेडली इमेजिन करो कि कैसा फील होगा जब मैं उन्हें उनका घर दिलाऊंगा, कैसा फील होगा जब वो इतना खुश होंगे। अपनी इमेजिनेशन को अपने दिमाग में इतना रियल बना लो, इतना हाई रेजोल्यूशन बना लो उस पिक्चर को कि आपको पता हो कि मेरा जो घर बनेगा उसके इस स्पेसिफिक रूम में फ्लोरिंग कैसी होगी, उसकी दीवारों पर क्या होगा, उसकी छत कैसी होगी, क्या क्या मैंने शो पीसेस वहां पर रखे हुए हैं, डेकोर कैसा है, कैसी स्मेल आ रही है मेरे घर में, कौन सी मैंने परफ्यूम डाली हुई है। हर चीज, अगर आपका ड्रीम है किसी सेलिब्रिटी से मिलना, सोचो कि उसे हक करते हुए कैसा उसका परफ्यूम स्मेल करेगा। हर चीज, जितना ज्यादा आप सेंसरी डिटेल्स वहां पर ऐड कर सको कि छूते हुए कैसा लगेगा, स्मेल करते हुए कैसा लगेगा, देखते हुए कैसा लगेगा, उतना ज्यादा आप अपने दिमाग में ये जो पिक्चर है इतना ज्यादा रियल बनाते जाते हो। और धीरे धीरे आप पता है क्या एक्सपीरियंस करोगे? आप एक्सपीरियंस करोगे कि हर चीज इतनी तेज कैसे हो गई है। पहले भी मैं सेम अमाउंट ऑफ काम कर रहा था, सेम मेरा एफर्ट था, अभी भी सेम एफर्ट और सेम काम है, बट हर चीजें स्पीड अप हो गई हैं। मैं तेजी से अपने गोल्स की तरफ भागता हुआ चला जा रहा हूं और मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया एक्सेप्ट दिस। ये होती है विजुअलाइजेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर।